मॉर्निंग सर। सर। नमस्ते जी, क्या हाल है? ठीक है सर। टाइम 9:29 हो चुके हैं और बाद अब बच्चे सवारी वाले होंगे टाइम पे। अभी सर क्लास नहीं छुट्टी है उनकी बच्चों की। आप अभी क्लास छूट जाएगी सर, फिर मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। आपने हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मैं क्या नाम है भाई जी, तुम्हारे पास उसका बॉस का फोन आ सकता है, ऐसा समझे। ठीक है कोई बोला है अटेंड कर लियो उसे, जो भी पूछे बता दे। अपना बताऊं मैं थोड़ी सी बात है। जी। वही पूछेगा कि भाई कहाँ मतलब एजुकेशन कहाँ तक, अब ठीक है कहाँ तक है तुम्हारी, ठीक है बता दियो ठीक है जो भी है। ठीक है। फिर वो पूछेगा भाई कहाँ काम करा है, क्या काम करते थे, या कहाँ काम करा है, क्या काम करते थे, तो ये बता दियो। ये सर मैं उसमें कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था ना, ऐसा समझे। अब तो बंद नहीं है सर, बंद हो गया, ऐसा समझे। जी, और दूसरी वाली बात यह है कि मैंने उसमें बीमा कंपनी में काम करा मैंने, ठीक है फील्ड में, ठीक है ना। ठीक है ठीक है। तो बीमा कंपनी के रेफरेंस दिखा दूँ मैं, ये जो सवाल मुझे करेक्शन कर लोगे तो। Good morning, sir.
सर की वीडियो रुकी हुई है क्या? हाँ, नो ऑडियो नो वीडियो। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। तो बेटे हमारा टॉपिक कल था हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का फर्स्ट चरण कल हुआ था और उसकी प्रमुख घटना क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसकी स्थापना होना, उसका कार्यकाल, उसमें क्या क्या मांगे रखी गई। पहली बार पहले अधिवेशन में संस्थापक कौन थे, कौन थे, फर्स्ट अध्यक्ष कौन बने, सेकंड अध्यक्ष कौन बने, मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, लेडी अध्यक्ष कौन बने, ये तमाम बातें थी कल वाले में टॉपिक में। और कल वाले टॉपिक में एक बात और रह गई थी, उसको आप मेंशन कर लेना कि लाहौर अधिवेशन, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उसको आपको कॉपी भी करनी है, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या है वो। कल टॉपिक में एक बात रह गई थी, सुनकर टाइम ज्यादा हो गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर, किसी डेट को पूछ जाती है, 31 दिसंबर 1929 में रावी नदी के पास हुआ। इसमें अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें जो थी सबसे बड़ी मांग की गई थी, नंबर 1 मांग तो थी कि पंडित मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट जो 1928 ईस्वी में आई थी, उसे खारिज कर दिया गया था। तो इसमें पहला था कि नेहरू रिपोर्ट को इस अधिवेशन में समाप्त या अस्वीकार कर दिया गया था। और सवाल आता है कि इस रिपोर्ट को क्यों खारिज किया गया, क्यों खारिज किया गया, क्यों अस्वीकार किया गया। क्यों अस्वीकार किया गया? देखिए, इस रिपोर्ट की अधिकांश बातें सही थी इस रिपोर्ट की, क्योंकि हम ब्रिटिश ने हमसे ये कहा था उस समय, कांग्रेस से और भारत के लोगों से, कि आप एक ऐसा संविधान नहीं बना सकते जो संविधान सभी वर्गों को, सभी धर्मों को मान्य हो। लेकिन मोतीलाल नेहरू ने इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाने की कोशिश करी जो संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए मान्य हो और सभी वर्ग उसको माने। सही बनाया था, लेकिन एक बात इसमें थी, डोमिनियन स्टेट वाली। इसमें बात थी डोमिनियन स्टेट। यानी भारत को जो है ब्रिटेन का औपनिवेशिक उसमें माना गया। भारत को ब्रिटेन का औपनिवेशिक माना गया। यानी उन्होंने ये स्वीकार किया नेहरू रिपोर्ट में कि भारत जो है एक डोमिनियन स्टेट ही बना रहेगा ब्रिटेन का।
तो इस बात को लेकर लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उनके बेटे हैं उनकी अध्यक्षता में इसको खारिज कर दिया गया। दूसरी बात, इसमें अब बात करनी गई पूर्ण स्वराज्य की। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी पूर्ण स्वराज का मतलब है या पूर्ण रूप से आजादी, पूर्ण स्वतंत्रता। ब्रिटेन का भारत में किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं होगा। अब हम लड़ाई लड़ेंगे भारत को पूर्ण रूप से आजाद कराने की। ये इसमें बात मेंशन की गई, इस प्रस्ताव में प्रस्ताव पारित किया गया। तीसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट है, थर्ड बात इसके अंदर, ये थोड़ा सा इधर कर दीजिए। तीसरी बात है, इसमें एक प्रस्ताव और पारित किया गया, एक प्रस्ताव और पारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को गुलामी में रहते हुए भारतीय इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ये जो मांग एक प्रस्ताव पारित किया गया, उसको पास किया गया कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस और भारत के सभी नागरिक दास्तां में रहते हुए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये था आपका 26 जनवरी 1930 का, ये बड़ा अहम था। और जब इसको मनाया गया तो ये बड़ा ऐतिहासिक पल था, बहुत बड़ा एक भारत के लिए कह सकते हैं हम कि भावनात्मक पहलू था, भावनात्मक पहलू, क्योंकि ये भारत के जन जन मानस के दिलों को छू रहा था। अब जब हम इंडिपेंडेंट हुए, हम आजाद हुए, तो हमें आजादी मिली है 15, आप सभी लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली है। अब आजादी का डे हमारा हो गया, ये इंडिपेंडेंट डे हो गया हमारा, ये 15 अगस्त 1947। तो हमने क्या करा, हमने इस डेट को याद रखने के लिए हमने रिपब्लिक डे के रूप में इस डेट को रखा, रिपब्लिक डे, यानी 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू किया गया। संविधान को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। जबकि अगर हम देखते हैं तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूर्ण हो गया था। बुक्स में मेंशन है, आप खुद पढ़ते हो, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूर्ण हो गया था। तो हम चाहते तो पूरा संविधान हम लागू कर सकते थे 26 नवंबर को, लेकिन हमने इस डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 जनवरी को हमने संविधान लागू किया अपना 26 जनवरी 1950 को, और हम रिपब्लिक कहलाए 26 जनवरी 1950 से। जब हमारा पूरा मंत्रिमंडल, पूरा प्रशासन सारा भारतीय हो गया, और जो पद हमने बनाए संविधान सभा के अंदर बैठकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, आपका मंत्रिमंडल, सब अपने बनाए, और ये सब एक प्रॉपर तरीके से हमारे संविधान के अंडर में काम करने लगे। तो ये आपको बन गया था रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 फर्स्ट वाला। अब हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम रिपब्लिक डे के रूप में उसको मनाते हैं। और 26 नवंबर को हम मनाते हैं, पहले हम मनाते थे उसको 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में, और अब मनाते हैं उसको हम संविधान दिवस के रूप में। चूंकि संविधान बनकर पूर्ण हुआ था और संविधान पर उस समय 284 मेंबर्स उपस्थित थे, उनके हस्ताक्षर हुए, 3 प्रतिलिपियां रखी गई थी संविधान की। एक प्रतिलिपि जो हाथ से लिखी गई थी वो आपकी
अंग्रेजी भाषा में थी और 2 प्रतिलिपि आपकी एक अंग्रेजी और एक हिंदी भाषा में छापी गई थी, प्रिंटेड थी, प्रिंटेड। ये भी एक अहम सवाल है कि संविधान की जो मूल प्रतिलिपि है जो हाथ से लिखी गई है वो इंग्लिश भाषा में है, उसके बाद उसकी 2 प्रतिलिपि की कॉपी की गई, यानी इसको प्रिंटेड किया गया, तो उसमें एक हिंदी का और एक अंग्रेजी का। तो मूल संविधान की प्रतियां 3 हैं और तीनों पर 284 मेंबर्स ने हस्ताक्षर किए और उसको अंगीकार किया या अधिनियमित किया, उसको संविधान को आत्मनिर्भर किया। तो ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट था आप लोगों को, ये मैंने आपको अब बता दिया है। कोई भी आपको डाउट होगा तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। इतना क्लियर हो गया आपका? अब आगे चलते हैं। सर हिंदी इंग्लिश के बारे बेटा आवाज साफ नहीं आ पा रही। सही से लिख लेना, मैं बोल दूं। सर अभी लिखा नहीं है। लिखो। सर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, इतना तो उतार लिया। उतार लो आराम से। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला काम कि इनके पिता के द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट 1928 को खारिज कर दिया गया या उसको अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेट में भारत को एक ब्रिटेन को औपनिवेशिक बनाने की बात की गई थी, तो इसको इस आधार पर खारिज कर दिया गया। नंबर 2, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और ये प्रतिज्ञा ली गई कि हम भारत को पूर्ण रूप से आजाद कराएंगे, आजाद करा कर ही हम दम लेंगे। उसके बाद एक प्रस्ताव और पारित किया जाता है इसके अंदर कि हम 26 जनवरी 1930 को दास्ता में रहते हुए, गुलामी में रहते हुए हम भारत के लोग उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को, और ऐसा ही हुआ, उसको मनाया गया। और इसको याद रखने के लिए, इन मेमोरी में हर साल याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी का दिन रखा भारत को गणतंत्र बनाने का। तो हम गणतंत्र बने 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से। फास्ट जरा। और कर दूंगा कैमरा। हो गया? जी सर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा आप लोग। अब हमारी जो दूसरी घटना होती है, दूसरी घटना हमारी होती है इस राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसको हम दूसरा चैप्टर भी कहते हैं, द्वितीय चरण भी कहते हैं। ये आपका 1905 से 1919 तक माना जाता है। और ये जो हमारे इतिहास स्कॉलर मानते हैं वो भी सही मानते हैं इसको। इसका जो मुख्य घटना है, भारत में
भारत में नव राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी विचारधारा या उग्रवादी विचारधारा या क्रांतिकारी विचारधारा का उदय का काल माना जाता है। 1905 से 1919 के बीच नवराष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी विचारधारा या उग्रवादी विचारधारा या क्रांतिकारी विचारधारा का उदय का काल माना जाता है। और यहाँ से हमारे देश में आरंभ हुआ था भारत में स्वराज के लिए आंदोलन। इसमें हमने स्वराज के अंदर नंबर 1 स्वदेशी आंदोलन, दूसरा विदेशी वस्तुओं का लाइन आ रही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, आंदोलन चलाया। तो ये आपको माना जाता है, सेकंड भाग माना जाता है आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत जागा और राष्ट्रवाद के लिए भारत लड़ाई करने लगा। राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ पर सबसे अहम भूमिका रहती है तीन व्यक्तियों की। तीन व्यक्ति सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पूरे भारत के अंदर राष्ट्रवाद को जन्म देते हैं। पूरे भारत में राष्ट्रवाद को वो जन जन मानस के घर पहुंचाते हैं। नंबर 1 है आपका बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 2 काम बड़े महत्वपूर्ण किए बाल गंगाधर तिलक ने। एक तो 1893 ईस्वी में इन्होंने गणेश महोत्सव शुरू किया। गणेश महोत्सव की शुरुआत की बम्बई में ये शुरू किया। दूसरा इनका जो इन्होंने शुरू किया 1896 ईस्वी में इन्होंने शुरू किया शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव। और इनको नवराष्ट्रवाद को फैलाने के कारण, बहुत ठीक नहीं हो गया क्या, नवराष्ट्रवाद को फैलाने के कारण इनको, सॉरी खराब हो गया है, स्टैंड भी कई बार मैंने ठीक करा लिया है। अब इसमें क्या ऐसा लगाऊं जल्दी से, चलिए अब मैं बात कर रहा था आपका बाल गंगाधर तिलक के ऊपर, जो हमारे लोकमान्य भी कहलाते हैं। इनको इन्हीं कारणों से इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और मैं इसको लेकर रहूंगा। तो कुछ विद्वानों ने, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इनको कहा भारतीय अशांति का जनक।
अशांति का जनक। सवाल आता है कि भारत में किस नेता को भारतीय अशांति का जनक कहा गया? तो वो थे आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनको अशांति का जनक कहा गया या कहा जाता था। बट हमारे लिए तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमें मोटिवेशन दिया और हम एक साथ जुड़कर एक राष्ट्र के रूप में हम बने। ये आपने कर लिया बेटा ना, ठीक है। अब सर एक मिनट जो दूसरा नाम, इसको उतार दो हाथों हाथ, और राइटिंग थोड़ी स्पीड रखो अपनी, टाइमिंग बहुत कम होता है मेरे पास और काम ज्यादा होता है। अब दूसरे लाजपत राय, पंजाब केसरी भी कहा जाता है। कहा जाता था स्लैश है, तो हम आज भी इनको मानते हैं पंजाब केसरी। और तीसरे व्यक्ति थे विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल, ये तो 3 व्यक्ति हो गए। बाल लाल पाल, बाल लाल पाल, ये थे संपूर्ण भारत में स्वदेशी आंदोलन को जन्म बढ़ाने वाले। अब एक अलग कॉन्सेप्ट निकल कर आया सेकंड वाले मूवमेंट में, नवराष्ट्रवाद, उग्रवादी विचारधारा, कि अगर ब्रिटिश भारतीयों का दमन करेंगे तो हम ब्रिटिश का दमन करेंगे। एक समिति बनी थी आपकी, अनुशीलन समिति बनी थी, अनुशीलन समिति, इसी राष्ट्रीय आंदोलन के समय में समिति बनी थी। और उस समिति का जो टारगेट था, उसका टारगेट था कि खून के बदले खून। याद रखना, एग्जाम में समिति आती है कि अनुशीलन समिति का लक्ष्य क्या था। उसने कहा था अगर कोई भी ब्रिटिश हमारा एक भारतीय मारेगा तो हम भी एक ब्रिटिश मारेंगे, यानी खून के बदले खून। जितना वो दमन हमारा करेंगे उतना ही दमन हम उनका करेंगे, हम इनसे कार्रवाई करेंगे ब्रिटिश के खिलाफ। ये सब मोटिवेशन कहाँ से मिला? यहाँ से मिला, बाल लाल पाल से। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह खान, अशफाकुल्लाह खान, कितने बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी हुए हैं। उन्हें मोटिवेशन किसने दिया? इनके विचारधारा ने उनको मोटिवेशन दिया, जिन्हें आज हम सलूट भी करते हैं। हमारे वो नायक भी हैं। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट था, मुख्य बातें थी इसकी। आप पहले थोड़ा लिख लो इसके अंदर, उसके बाद फिर मैं आपको और बताता हूँ। आप लिखना शुरू करो जरा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नवराष्ट्रवाद का उदय का काल 1905 से 1919 के बीच माना जाता है। के बीच माना जाता है, क्योंकि इसी समय भारत में स्वदेशी आंदोलन कोमा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन, और क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस के अतिवादी या उग्रवादी
उग्रवादी कहे जाने वाले नेताओं में लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, जिनको हम अरविंदो भी कहा जाता है, अरविंद घोष का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अतिवाद के महान स्तंभ, नेक्स्ट पॉइंट, अतिवाद के महान स्तंभ बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की, अब मैं यह भी आपको यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो हिंदुत्व है ये केवल एक सनातन धर्म के लोगों का एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम विदेश में जाते हैं तो हमें एवरी पर्सन एज ए ज्योग्राफिकल डेफिनेशन के अनुसार भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। अगर हम ज्योग्राफिकल डेफिनेशन के आधार पर देखेंगे तो भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। हमें सबसे पहले अरबों ने और फारस ने कहा था हिंदू, अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे वो सनातन धर्म को मानने वाले हो, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हो, ईसाई धर्म को मानने वाले हो, बौद्धिस्ट हो, जैन धर्म को मानने वाले हो या सिख धर्म को मानने वाले हो, उन सबको उन्होंने कहा था हिंदू, हिंद। बाद में ये व्यक्ति वर्ग विशेष के साथ पास जाकर ये लिंक हुआ, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमें पहले कहा जाता था हिंदू, एवरी इंडियन को हिंदू। जैसे आज अगर हम विदेश जाते हैं तो हम क्या कहते हैं अपने आप को कि हम भारतीय नागरिक हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, हमारी पहचान होती है भारतीय नागरिक के रूप में। तो पहले यही पहचान हमारी होती थी, भारतीय नागरिक के स्थान पर नाम था हिंदू या हिंदुत्व हमारा। और हिंदुत्व का जो वो है मेन उद्देश्य था वो था वासुदेव कुटुंबकम, कि समस्त संसार हमारा परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, याद रखना इस बात को जरा। आगे लिखो, बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत की जनता को एक प्लेटफार्म पर लाना था, जिसका उद्देश्य भारतीय जनमानस को एक प्लेटफार्म पर लाना था जो एकता के साथ ब्रिटिश साम्राज्य से अपने राष्ट्र को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष था।
तो लोकमान्य का जो उद्देश्य था वो था कि भारत की जनता, भारत के लोग पहले आपस में जुड़ जाएं, उनमें मतभेद खत्म हो जाएं, पहले उनमें यूनिटी बन जाए। तो यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया कह सकता हूँ, या एवरी नेशन, किसी भी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण जो पावर होती है वो यूनिटी होती है। तो उनकी सोच थी कि पहले मैं हिंदू धर्म के लोगों को एक करूं, उसके बाद में अन्य धर्म के लोगों को भी मैं एक करूं, और उसमें हम सफल हुए, वो यहाँ पर अभी डेमो में अभी नेक्स्ट आएगा। अभी आपको आगे बढ़ो। आपका तो लिखो बंगवासी, बंगवासी। बंगवासी कोमा केसरी, केसरी और हिंदू जैसे समाचार पत्रों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी राजनीति की कड़ी आलोचना की थी। उदारवादी राजनीति की कड़ी आलोचना की थी। बाल साहब का स्टेटमेंट भी है कि हम सालों से जो है ब्रिटिश सरकार के आगे हम एक बीन बजा रहे हैं, और ये ऐसे हो लगता है कि भैंस के आगे बीन बजाना, बी 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 करना, भैंस के आगे बीन बजाना। तो उनका मानना था कि बीन भैंस के आगे मत बजाओ, भैंस को तो मारो पीटो तो घर में रखो। अर्थात भैंस के यहाँ पर उनका मोटिव था कि ब्रिटिश को आप जब उदारवाद से नहीं आप मनवा पाए, शांति से आप उनको नहीं मनवा पाए, तो उनको मारो, उन्हें बाहर निकालो मार मार कर। मैं पहले भी आपसे कई बार कह चुका हूँ लेक्चर में अपने कि कभी भी भारत में जब तक ब्रिटेन का शासन रहा, कभी दिन में मौजूद नहीं रहे थे, और 2 लाख लोगों से ज्यादा नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने हम पर कम से कम 200 साल के आसपास हम पर शासन किया। तो उनका यही कहना था कि हम तो बहुत आयत मात्रा में हैं भारत के लोग, ये तो एक नाम मात्र में भारत में है, उसके बावजूद भी हम इनके द्वारा शोषित किए जा रहे हैं। तब उन्होंने ये राष्ट्रवाद की प्रेरणा को आगे बढ़ाया, राष्ट्रवाद को जन्म देकर इसको आगे बढ़ाने का पूरा श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। आगे चलो। इसके साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। जैसे अफ्रीकी अबिसिनियाई देश द्वारा ये अबिसिनिया का ये वही देश है जहां से जिसका वो था मलिक याकूब, जिसको रज़ा सुल्तान ने मलिक अखूर का पद दिया था, घोड़ों के अस्तबल का सरदार बनाया था। ये उसी देश का निवासी था, अबिसिनिया का निवासी था अफ्रीका के। ये वही अबिसिनिया है। अबिसिनियाई देश द्वारा 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में इटली को पराजित कर देना, यानी इतना पावरफुल देश जिसके अपने अलग अलग डोमिनेंट स्टेट थे, उसका साम्राज्य काफी बड़ा फैला हुआ था, उसको हराया एक गरीब देश ने, जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, काम करने के लिए रोजगार नहीं था, शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं थे। ऐसे देश ने एक बड़े पावरफुल देश इटली को हराया, जिस देश का मुसोलिनी उसका शासक था, उसको हराया। बहुत बड़ी घटना थी अपने आप में। ये एक छोटे से देश ने
संघर्ष करा और एक बड़ी पावर को हरा दिया। और लिखो और 1905 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ को एक छोटे से देश जापान द्वारा हराया गया। एक छोटे से देश जापान द्वारा हराया गया। आज भी आप देख लो, पूर्व सोवियत संघ के टुकड़े हुए हैं 1991 में, उसके बाद भी आज सबसे बड़ा जो देश आता है उसमें रशिया आता है, रशिया। और रशिया में आज जो 7 टाइम जोन है, 7 टाइम जोन। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि जब गाड़ी निकलती है इनकी, मास्को से गाड़ी चलती है व्लादिवोस्टोक तक, तो वो 7 टाइम जोन में गाड़ी चलती है अलग अलग, और कम से कम 1 वीक या 10-11 दिनों में गाड़ी पहुंचती है एक छोर से दूसरे छोर। और अब आज भी इतना बड़ा ये मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। और जापान आज भी छोटा सा मुल्क है, पहले भी इतना बड़ा मुल्क था। उसने 1905 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ को हराया, जिससे कम से कम 16 या 17 देश अलग हुए थे पूर्व सोवियत संघ से 1990 और 91 के बीच में। तो ये हमारे भारत के लिए बड़ा प्रेरणा का स्रोत बना कि हम तो इतने बड़े हैं और ब्रिटेन छोटा है, तो क्यों हम उसको नहीं हरा सकते। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, वारेंद्र घोष, ये हमारे ऐसे नेता गुजरे जिन्होंने पूरे भारत में फैला दिया राष्ट्रवाद। जिन मार्शन कह दिया हम भारतीय, हम भारतीय, हम भारतीय, हम की भावना पैदा कर दी इन्होंने। अब ये शुरू कैसे होता है, ये भी पहले बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप सब उसको उतारते रहना, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। सबसे पहले घटना होती है हमारे पास 1905 की घटना, क्योंकि कोई ना कोई मुद्दा होता है किसी न किसी बात का। 1905 की घटना में होता है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1905 की, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके बाद 1906 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है यहाँ पर, अखिल भारतीय कांग्रेस, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। और इसकी अगली घटना है 1960। ये था 1960 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में इसका पहला विभाजन हुआ। उसके बाद में 1908 में आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अमृतसर अधिवेशन में सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करती है। तो 1908 ईस्वी में अपने पहले अधिवेशन में अमृतसर में मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन हुआ, जिसके स्थायी अध्यक्ष बने थे आगा खां। जब ये इसकी स्थापना की गई थी तो इसके कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे बंगाल के नवाब बकार उल मुल्क। और जब इसका स्थायी अध्यक्ष बन गए आगा खां अमृतसर अधिवेशन में, तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए मांगी गई कि मुसलमानों को भारत में पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाना चाहिए भारत के अंदर। तो ये था एक अंग्रेजों के द्वारा हमें दिया जाने वाला इंजेक्शन,
जो हम भारतीयों में एक फूट का कारण बना। हिंदू और मुसलमान की एकता पर जो घोर प्रहार हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था कि 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना करवाना और 1908 में उस पार्टी से जो है कांग्रेस से विरुद्ध चलने के लिए उससे मुसलमानों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग मनवाना। ये इसका प्रमुख कारण था। अब होता क्या है, एक तरफ तो आप एक बात ये महसूस करिए, एक तरफ कि लोकमान्य साहब ये कह रहे हैं कि हम सालों से भारतीय हितों के लिए बात कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार से, और ब्रिटिश सरकार भारतीय हितों की बातों को नहीं मान रही है। इट इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कि ब्रिटिश सरकार भारतीय हितों की बात नहीं मान रही है, और मुस्लिम लीग ने 1908 में 1906 में पार्टी बनी, 1908 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, और मार्शल मिंटो सुधार के द्वारा 1909 में, यानी तुरंत 8 में मांग करी, 9 में तुरंत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया, उनकी मांग को मान लिया गया। तो आप भी सब शिक्षित बच्चे हैं, आपको सीधा मैसेज जाएगा इस बात का कि एक तो हम सालों से लड़ाई कर रहे थे भारतीय हितों के लिए, तो हमारे हितों को नहीं माना जा रहा था, और जब हमें बांटने का काम हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, और स्थापना करने के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल मांगा गया, और त्वरित 1909 में मार्शल मिंटो सुधार में उन्हें दे दिया गया। तो ये 1909 की जो घटना है वही मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर। मार्शल मिंटो सुधार मैं लिखता हूँ कौन सा एक्ट था ये था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसके द्वारा ये जो मिंटो है ये तत्कालीन वायसराय है, तत्कालीन ये वायसराय है, और मार्शल जो है ये तत्कालीन भारत सचिव है। तत्कालीन भारत सचिव। अभी ब्रिटिश के मन में ऐसा क्यों बात पैदा हुई? इसका मुख्य रीजन था जब आईएनसी की स्थापना करी गई थी 1885 ईस्वी में, तो आईएनसी शुरुआत में तो ब्रिटिश हितों के लिए काम कर रही थी, ब्रिटिश हितों के लिए, लेकिन जब बाल गंगाधर तिलक जैसे एक महान व्यक्तित्व इस पार्टी में थे, उन्होंने आवाज को बुलंद किया, उन्होंने भारतीय मांगों को उठाया, तो ब्रिटिश सरकार जो है वो हिलने लगी। अब ब्रिटिश सरकार ने एक उपाय सोचा कि हम इनको कैसे अलग करें, शासन को स्थायित्व कैसे प्रदान करें। तो उन्होंने क्या करा, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में, और 1906 ईस्वी में मुसलमानों के लिए पार्टी बनवा दी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसने पहली मांग करी थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए, और तुरंत मार्शल मिंटो सुधार या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया। अब यहाँ पर मेरे बच्चों का सवाल ये आ रहा होगा मन के अंदर कि सर बार बार एक बात बता रहे हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल की बात बता रहे हैं, पृथक निर्वाचक मंडल था क्या? पृथक निर्वाचक मंडल था क्या? यस सर। देखिए ये बड़ा अहम बात है कि बताना मुझे बहुत जरूरी है, वरना आपके रात को भी आप पढ़ते रहोगे, दिन में पढ़ते रहोगे, समझ में आपको नहीं आ पाएगा। ऐसे बिल्कुल सिंपली मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल साधारण शब्दों में। उन्होंने ये मांग रखी थी कि जिन जिन प्रांतों में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है उन प्रांतों में इलेक्शन हो, और इलेक्शन में किसी भी पार्टी का व्यक्ति खड़ा होगा वो मुसलमान ही खड़ा होगा। उन्होंने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो वर्तमान का आपका बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, ये सब मुस्लिम बहुल इलाके क्षेत्र थे। आपका पूर्वोत्तर का असम, सिलहट, बांग्लादेश का हिस्सा जो वर्तमान का है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। बंगाल हमारा जो ये है,
तो इन सब में इन्होंने मांग करी कि यहाँ पर चाहे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का व्यक्ति खड़ा हो इलेक्शन लड़ने के लिए, चाहे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का व्यक्ति खड़ा हो इलेक्शन लड़ने के लिए, वहां पर केवल मुसलमान ही खड़ा हो सकता है इलेक्शन में। बात नंबर 1। अब बात नंबर 2 कि राइट टू वोट भी केवल मुसलमानों को ही होगा उन क्षेत्रों में जहां पर मुस्लिम बहुत मात्रा में है, बहुल मात्रा में है, वहां पर राइट टू वोट भी मुसलमानों को होगा। यानी मुसलमान ही अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, लेकिन प्रतिनिधि वो होगा जो मुसलमान हो। तो ये था पृथक निर्वाचक मंडल। हो सकता है कि अगर वो आरक्षण की बात करते मुसलमान उस समय, तो उनको रिजर्वेशन एक दिया जाता। तो रिजर्वेशन में और आपका पृथक निर्वाचक मंडल में बहुत अंतर है, काफी अंतर है। जैसे 1932 ईस्वी में जब हमारा सेकंड राउंड टेबल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच दलित वर्ग को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया था, तो महात्मा गांधी उसको बीच में छोड़कर आ गए थे। आने के बाद वो पूना में गए भूख हड़ताल पर। वहां पर सेकंड राउंड टेबल में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मांग करी थी कि जिस आधार पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया है, उसी आधार पर भारत में दलित समुदाय को भी पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए, जिसे हम कहते हैं कम्युनल अवार्ड। या सर आवाज चली गई आपकी। सम्राट ये रुक गई। वो बैठ गए पूना में आमरण अनशन पर, क्योंकि वो बात उनको फिर अखरने वाली बात थी। एक तो बांट दिया हिंदू मुसलमान के रूप में, अब बांट दिया हिंदू के हिंदू के रूप में। गांधी जी बैठ गए अनशन पर, आमरण अनशन पर। बहुत समझाने के बाद एक साथ दिया था गांधी जी का रजा खान ने। वो ये नेटवर्क इशू सबसे ज्यादा दिक्कत है, बात करते करते बात रुकनी पड़ जाती है। हाँ, जब वो अनशन में बैठ गए थे, गांधी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये ऐसे लोगों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समझाया, और समझाने के बाद उनको गांधी जी के पास लेकर गए। सर आवाज गई। फिर वीडियो रुक गई। पूरा का पूरा लेक्चर बेकार कर देता है यार ये नेट। जिस तरह से 562 रियासतों में से 548 के आसपास रियासतें भारत की तरफ थी, और उनको एक करने के लिए बड़ी मशक्कत, बड़ी मेहनत की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और कई सूबे हमसे अलग होने आ रहे थे। जूनागढ़ हमसे अलग होकर पाकिस्तान में जा रहा था। हैदराबाद, वर्तमान का आंध्र प्रदेश, ये हमसे अलग होकर ये भी या तो ये अलग मुल्क बनना चाह रहा था, या फिर ये जो अलग मुल्क की मांग को हमने से खारिज कर दिया तो ये पाकिस्तान के साथ में विलय करना चाह रहा था। ऐसे कई रियासतें थी भारत के अंदर छोटी छोटी, जो अलग अपना अस्तित्व चाहती थी। चूंकि 1947 का जो एक्ट है, इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि देशी रियासतों को उनकी इच्छा है, उनकी स्वेच्छा है कि वो पाकिस्तान में भी जाकर मिल सकती है,
भारत में आप भी आकर मिल सकती हैं या वो अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर सकती हैं। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक जो है टुकड़ा रोटी का डाल दिया, इसको अब जो है छीनते रहो, लड़ते रहो आपस में। जबकि लॉर्ड माउंटबेटन को या ब्रिटिश सरकार को इस बात को फैसला बिल्कुल करना था और देश का डिवाइडेशन हो गया था, इसके बाद करना था ये क्षेत्र होंगे भारत के, ये होंगे पाकिस्तान के। क्योंकि ब्रिटेन कभी हमारा हितैषी नहीं रहा, अगर हमारा हितैषी रहा होता तो देश का बंटवारा नहीं हुआ होता हमारे देश का। और इसमें एक गलती हमारी कांग्रेस से भी हुई थी लखनऊ समझौते के अंदर। जब लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, तो उसमें कांग्रेस ने औपचारिक रूप से मुस्लिम लीग की मांग को मान लिया। ये सबसे बड़ी क्षति हमें हुई लखनऊ समझौते में, भारतीयों को। अब आगे और बताता हूँ भी आपको मैं, फिर मुझे आपको इनके बारे में लिखवाना चाहिए, जो कि सारे पॉइंट आपको पहले क्लियर आने चाहिए, फिर आपको उनका पूरी की पूरी बात आपको माइंड में आपकी रहनी चाहिए हमेशा के लिए। उसके बाद में आता आपको 1911 में महाराजा जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ और यहाँ पर लगाया गया दिल्ली दरबार इनके आने के लिए। दिल्ली दरबार इनके स्वागत के लिए कई करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इनके ऊपर, और ऐसे कई बार पैसे खर्चे गए भारतीय राजस्व से पैसे निकालकर। यहाँ पर घटना होगी, एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और दूसरी घटना एक और लिख रहा हूं यहाँ पर, राजधानी को, बाकी सब बताऊंगा आपको मैं, पॉइंट पॉइंट लिखूंगा। तो राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण काम इसके अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1911 ईस्वी में, जिसमें सर्वप्रथम जन मन गण गीत गाया गया था, जो रिपब्लिक भारत में भारत का राष्ट्रीय गान बना। अब आपका 1912 में की घटना में आता है, 1912 की घटना में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। एक बात तो ये, एक बात भी याद आ रही है, उसको नोट कर लो एक बात को। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में दो राजधानियां थी, दो। लॉर्ड डलहौजी के समय में एक राजधानी थी शिमला और एक राजधानी थी हमारी कलकत्ता। यहां पर जब राजधानी हमारी दिल्ली आई तब भी दो राजधानी रही हमारी। गर्मियों में 4 महीने शिमला और 8 महीने आपके दिल्ली में, ये हमारी राजधानी रही। तो इसको भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लेना, किसी कोने में कहीं नोट कर लेना, इस बात को हाईलाइट कर लेना ताकि आपकी याद रहे ये बात। अब 1905 के इसके 1912 के बाद में जो भारत की घटना है महत्वपूर्ण, वो आती है आपकी 1914 की महत्वपूर्ण घटना। ये भारतीय नागरिकों के साथ में घटना घटी थी कनाडा के अंदर। इसे हम कहते हैं कामागाटा मारू प्रकरण 1914। इस पर भी तफसील से बात करूंगा आप लोगों से मैं, क्योंकि इसमें 3 भारतीयों पर प्रतिबंध था। एक जहाज किराए पे लिया गया यूएसए से, कनाडा जहाज ले जाया गया, कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया, जहाज को वापस भारत भेजा गया। जब भारत वापस आया तो भारत में जहाज रुका आकर, तो वहां पर आपस में फायरिंग की गई, लड़ाई हुई, मारे गए।
सर थोड़ा साइड हो जाओ। अच्छा बेटा दो। हो गया? यस सर हो। जी जी सर हो गया। तो ये घटना का बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए कि कामा घाटो मारे प्रकरण था क्या। अब उसी वर्ष 1914 ईस्वी में छिड़ गया आपका प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। और अभी ज्यादा तफसील में न जाकर केवल दो बातें बताऊंगा मैं आपको इसमें ये वर्ल्ड बटा दो गुटों में। एक का नाम था मित्र राष्ट्र और एक का नाम था ध्रुवी राष्ट्र। इधर था नंबर 1 ब्रिटेन और हम लड़े भारत के लोग। गांधी जी ने गांव-गांव घूमकर ब्रिटिश सरकार के लिए भर्तियां करी आर्मी में, इंडियन आर्मी में। और हमारी भारतीय आर्मी, भारतीय सेना प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश की ओर से लड़ी। हमें ये विश्वास दिलाया गया था कि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दे दोगे, आपकी आर्मी हमारा साथ दे देगी, तो हम आपको बहुत सारी रियायतें देंगे। तो हम उसी बात पे इनकी कायम रहे। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, लगभग 60,000 से ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए, जिनके नाम इंडिया गेट दिल्ली में आज भी अंकित है। कभी आपको जाना हो आप देख के आना, नाम पढ़ कर आना। कम से कम 60,000 से लगभग हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए, अभी ब्रिटेन से मुकर गई। अब ये अभी मैंने आपको प्री कॉन्सेप्ट इसका दे दिया है। आगे अब 1914 के बाद में 1915 की घटना है कि महात्मा गांधी का भारत आगमन। अभी भारत आगमन का मतलब क्या है कि 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी एक अधिवक्ता के तौर पर अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला कंपनी, बंबई का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। वहां वो जीतने के बाद एक घटनाक्रम ऐसा हुआ कि गांधी जी को फिर वहीं रुकना पड़ गया। जब ये मुकदमा वो जीत चुके थे और वो इंडिया आने की तैयारी कर रहे थे, तो गांधी जी अपने एक लॉयर की ड्रेस में थे और वो फर्स्ट टिकट या फर्स्ट डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। क्योंकि गांधी जी का जो कल्चर था अभी भारत से आने पहले का, वो सेम सारा ब्रिटिश कल्चर ही था। गांधी जी को अभी भली भांति ब्रिटिश राजनीति से उसको नहीं जान पाए। तो जब वो एक यात्रा कर रहे थे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में, तो कुछ यूरोपीय लोग वहां चढ़े एक स्टेशन पर।
गांधी जी से पूछा आप कौन हो? उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर हूँ। और पूछा कहाँ से बिलोंग करते हो? क्योंकि महात्मा गांधी इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा महारत रखते थे और महात्मा गांधी सबसे बेस्ट इंग्लिश बोलते थे, आयरिश इंग्लिश। इंग्लिश भी कई प्रकार की है, आपकी इंग्लैंड की इंग्लिश अलग है, वेल्स की अलग है, आयरलैंड की अलग है, स्कॉटलैंड की अलग है, अमेरिका की अलग है। तो गांधी जी जो महारत रखते थे वो आयरिश इंग्लिश पर महारत रखते थे। गांधी जी की बात हुई, गांधी जी ने कहा मैं बिलोंग करता हूँ इंडिया से। तो गांधी जी को कहा कि ये नीच आदमी, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं महात्मा गांधी जी, लेकिन इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो शब्दों को बताना पड़ेगा कि जिनको हम कम मानते हैं वो फर्स्ट कैटेगरी के डिब्बे में सफर करेगा। बोले आपकी इतनी बड़ी इमेज हो गई। तो गांधी जी को उनके सम्मान के साथ धक्का दे दिया गया और उनको प्लेटफॉर्म पर उतार दिया गया। गांधी जी वहां बैठते हैं प्लेटफॉर्म पर। अब गांधी जी सोचते हैं माई सेल्फ, मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है, मेरा राष्ट्र क्या है, क्या मेरा देश है। उसी समय चल रहा होता है साउथ अफ्रीका में श्वेत, काले श्वेत का आंदोलन, जिसमें वहां के काले नागरिक और जो भारत से लोग गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा वहां पर काम करने के लिए, उनके विरुद्ध वहां के गोरे लोग उनका दमन कर रही थी। गांधी जी जब बिल्कुल ही माइंड को लेकर झकझोर हो गए और पूरा प्रकरण समझ गए, अब गांधी जी वहीं रुक गए। गांधी जी ने एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी और उनके साथ में खड़े हो गए। वहां पूरा मूवमेंट चलाया और गांधी जी उस मूवमेंट में पास हुए और गांधी जी आ गए 1915 में इंडिया। एक बात और ध्यान दो, जब गांधी जी मूवमेंट लड़ रहे थे तो गुजरात के एक मिल के उद्योगपति अंबा लाल सारा भाई, नाम याद रखना, अंबा लाल सारा भाई, ये आएगा नाम आपका भी इसी में। दूसरा उनकी बहन अनुसुईया, ये दो पर्सनैलिटी ऐसी थी जो गांधी जी को फॉलो कर रही थी, भारत से फॉलो कर रही थी। अफ्रीका में गांधी जी की सारी गतिविधियों को ये देख रहे थे, दोनों वो व्यक्ति। और ये दोनों ही गांधी जी के बड़े घनिष्ठ थे। अंबालाल सारा भाई और अनुसुईया दोनों बहन भाई हैं और गांधी जी से इनसे पारिवारिक संबंध हैं। अब गांधी जी भारत आए, ये सब हुआ अफ्रीका से। तो गांधी जी हो गए भारतीय राजनीति में सक्रिय। राजनीति में सक्रिय, यहां से गांधी जी आते हैं भारतीय राजनीति में सक्रिय। लेकिन अभी गांधी युग शुरू नहीं हुआ है, अभी गांधीवाद नहीं हुआ है, अभी गांधी जी आ रहे हैं। गांधी जी जब भारत आते हैं तो गांधी जी की मुलाकात होती है गोपाल कृष्ण गोखले से, जो एक बहुत बड़े अपने आप में व्यक्तित्व हैं और उस समय के बड़े राजनीतिज्ञ थे, बहुत बड़े। जब आपकी मुलाकात होती है एक दूसरे से तो दोनों एक दूसरे से बड़े इंस्पायर होते हैं और गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार करते हैं और भारतीय राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है भारत के अंदर 1915 की। अब 1915 में ही एक घटना और घटी। 1915 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से बंबई में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन कराया। और ये पहला अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलकर बैठे थे।
यह लीग तथा कांग्रेस का प्रथम संयुक्त अधिवेशन था। पहला संयुक्त अधिवेशन, उससे पहले कभी एक मंच पर दोनों दल बैठे ही नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत अधिक प्रयास किए, कांग्रेस से मिले, मुस्लिम लीग से मिले, दोनों को मनाया और वो सफल रहे कि पहला संयुक्त अधिवेशन कांग्रेस और लीग का कराया बम्बई में, जहां पर इन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बात करी और विभिन्न कमेटियां बनाने पर बात करी और सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने की बात करी भारत के भविष्य के लिए। अब इसके बाद होता है 1916। में लखनऊ समझौता। ये समझौता होता है इन्हीं दो पार्टी के बीच में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। दो पार्टी के बीच में। और इस समझौते को कराने में सबसे महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत भूमिका निभाई थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। महत्वपूर्ण एवं व्यक्तिगत भूमिका ये निभाई श्रीमती एनी बेसेंट। ये भूमिका निभाई। इनके प्रयासों से लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ में दूसरी बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक प्लेटफॉर्म पर आकर बैठी और यहाँ पर कांग्रेस से एक गलती हुई कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचक मंडल की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया था। ये गलती बहुत बड़ी थी। और इसी के दौरान कांग्रेस जब 1960 में अलग हुई थी गर्म दल और नरम दल के रूप में, यहाँ पर आकर फिर दोनों दल ही एक हो गए। अब कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दोनों दल एक हो गए। अब दोनों मिलकर संघर्ष करने लगे भारत के लिए यहां से। इसके बाद की घटना है 1916 की, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन। जब भी आपको कोई ऐसा वर्ड आए कि आपको समझ में ना आए तो उस वर्ड को उसका हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करो, हिंदी में अनुवाद करने की। होम माने घर, रूल माने नियम, लीग माने लोगों का समूह। जो कांग्रेस का होता है वही होता है लीग का, लोगों का समूह। और आंदोलन माने कोई भी आंदोलन, किसी बात को मनवाने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करना या सरकार के विरुद्ध काम करना, सरकार को मनवाना, सरकार पर दबाव बनाना। तो इस घर को मैं कह सकता हूँ स्वय, नियम को कह सकता हूँ शासन। स्वय शासन की मांग के लिए आंदोलन चला गया था सबसे पहले भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा, और उसका नाम रखा गया था होम रूल लीग आंदोलन 1916 में। और इसमें दो नेता भी बड़े प्रसिद्ध हैं। पहले तो यह आप श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, और दूसरे हैं आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने मिलकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया और महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई बाल गंगाधर तिलक को। उन्होंने अपना पहला कार्यालय खोला पूना में। उसके 2 महीने के बाद या कुछ दिनों के बाद मद्रास में खोला गया श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग कार्यालय।
और इसने भी एक बड़ा रूप धारण किया था। तो अगस्त 1917 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा कर शासन दिया जाएगा। जब ये घोषणा करी गई और ये घोषणा भारत में भारतीय वायसराय के द्वारा भी की गई। उस समय वायसराय था चैम्सफोर्ड, भारत का वायसराय था चैम्सफोर्ड, उसके द्वारा भी ये घोषणा करी गई। तो ये आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। और सवाल ये आता है कि होम रूल लीग का मोटिवेशन श्रीमती एनी बेसेंट को कहां से मिला? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। श्रीमती एनी बेसेंट कहां की है? आयरलैंड। आयरलैंड की सरकार उस समय अपने ही नागरिकों का दमन कर रही थी। दमन कर रही थी, यानी अपने ही नागरिकों का दमन। तो आयरलैंड में एक प्रसिद्ध नेता हैं उस समय, प्रसिद्ध आयरिश नेता रेडमंड। बिल्कुल याद कर लो इस वर्ड को, रेडमंड। सबसे पहले समस्त संसार में आयरलैंड के नेता रेडमंड ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया और उन्होंने उस आंदोलन को एक बड़ा रूप दे दिया और वो अपने आंदोलन में सफल रहे। रेडमंड अपने आंदोलन में सफल रहे और आयरलैंड की सरकार को आयरलैंड के निवासियों की शर्तों को मानना पड़ा। तो जब ये बात पूरा फॉलो कर रही थी श्रीमती एनी बेसेंट, तो वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने उनको प्रेरणा स्रोत बनाकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। ये आपका शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में आता 1917। यहां पर आपका होता है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, और ये होता है चंपारण के किसानों के हित के लिए। किसान स्वयं एक आंदोलन चलाते हैं अपने हित के लिए। अब हानि क्या हो रही थी? मेन मुद्दा था इसमें नील की खेती तथा 3 कठिया प्रणाली। यानी x गुणा 3/20 भाग पर किसानों को वहां के मालिकों ने खेती करना अनिवार्य कर दिया। बल्कि वहां के यूरोपीय मालिकों ने खेती करना अनिवार्य कर दिया। अब इससे बड़े पैमाने पर जन को हानि हो रही थी। कृषक वर्ग को, मजदूर वर्ग को इसमें हानि हो रही थी, क्योंकि अगर एक बार नील की खेती किसी एक खेत से की जाती है तो 3 साल तक उस किसान की भूमि बंजर हो जाती है। इतना बड़ा एक फूल निकलता है नील का। उस फूल जो होता है वो पौधा, वो जमीन की सारी ताकत खींच लेता है अपने अंदर। तो 3 साल तक उस पर कोई भी खेती नहीं होती है। एक बात ये। बात 2, कंपल्सरी कर दिया गया था कि 3/20 भाग पर कुल रकबा। तो कुल रकबा मैंने यहाँ पर x बता दिया आपको। x
क्योंकि मैथ में आप x मानते हो या 100 मानते हो, तो कुल रकबे का आप 3/20 भाग पर नील की खेती करोगे। हुआ क्या था, ये था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यूरोप के बड़े बड़े व्यवसायी बिहार आए और उन्होंने बिहार के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया और किसानों को मनाया कि आप ये खेती कीजिए। अब किसान खेती करने लगे, लेकिन उसी दौरान में यूरोप में आर्टिफिशियल नील बन गया, रासायनिक नील बन गया। जब वो भारत में आकर बिका तो किसानों का नील का उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाया और ना ही उनको मुआवजा दिया गया कि 3 साल तक वो क्या खाएंगे। इसके विरुद्ध मूवमेंट चलाया गया, लेकिन ये मूवमेंट उनका सफल नहीं हो पा रहा था। ये मूवमेंट सफल नहीं हो पा रहा था। एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल ये एक साधारण किसान है। ये मिलते हैं महात्मा गांधी से। और इन्होंने रिक्वेस्ट करी राजकुमार शुक्ल ने कि गांधी जी आप आइए और आप हमारे इस आंदोलन में हम इंटरफेयर कीजिए और हमें हमारी मांगों को मनवाइए। क्योंकि गांधी जी भी उस समय अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म देख रहे थे, गांधी जी राजनीति सक्रिय हो चुके थे, तो गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। अब गांधी जी आए थे चंपारण और वो पूरी बात से वाकिफ होते हैं, पूरा बात का जायजा लेते हैं, यानी इसकी विवेचना करते हैं बात की। उसके बाद में वो चलाते हैं चंपारण आंदोलन। इसको जाना जाता है 1917 के नाम से, चंपारण आंदोलन 1917। और यह नोट करना, यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। सवाल बहुत बार चुका कंपटीशन में कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा मूवमेंट था। चंपारण आंदोलन 1917 पहला सत्याग्रह था। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह करना, अहिंसा के रास्ते पर चलकर सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य को पाना, हक की बात बुलंद करना, हक को पाना। तो ये गांधी जी का पहला आंदोलन है भारत के अंदर। ये आंदोलन सफल रहा और आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब पूरा प्रकरण को जाना तो उन्होंने कहा, अरे ये कौन महात्मा आ गया, इतने स्ट्रोक और उसके यूरोपीय मालिकों को हिलाकर रख दिया और सारी बातें मन। तो वहां से तो एक सम्मान आया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को। ये भी मत भूलना आप लोग। रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, क्लास को बाद में भी आप आराम से पढ़ना, क्योंकि क्लास वो वैल्यूबल है। आज तो मैंने आपके कॉन्सेप्ट दिए हैं, कल कॉन्सेप्ट में सारे समझाने आपको 1905 से लेकर 1919 तक के। अब आइए, अब इसके बाद क्या हुआ, अब आता है आपको वर्ष 1918। वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। ये था क्या मिल मजदूर आंदोलन? अहमदाबाद उसके आसपास के जिलों में हर साल एक बीमारी पैदा होती थी चूहों के द्वारा, जिसका नाम था प्लेग। जब बीमारी पैदा होती थी तो उससे काफी लोग उसके बीमारी के संक्रमण में आते थे और वो बीमार पड़ते थे। जब वो बीमार पड़ते थे तो वो लोग फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। जब फैक्ट्री में काम नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, व्यवसाय कैसे बढ़ेगा? तो मालिकों ने एक उपाय निकाला कि क्यों ना इनको हम हर साल इनके
वेतन पर इनको 20% बोनस दे, इनको बीमारी से लड़ने के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनकी दवाई के लिए। जब ये प्रस्ताव मंजूर हुआ तो मिल मालिकों ने हर साल 20% बोनस देने लगी वो अपने फैक्ट्री के लेबर को। इत्तेफाक की बात कि 1918 ईस्वी में प्लेग महामारी नहीं फैली। जब नहीं फैली तो मिल मालिकों ने अपनी फैक्ट्रियों के मजदूरों का 20% बोनस रोक दिया। जब वो बोनस रोका, बस इसी बात को लेकर मालिकों और मजदूरों में जो है ठन गई। जैसे आप देखते हैं बॉलीवुड फिल्मों में कि मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मालिक तानाशाह हैं, मालिक उनका शोषण कर रहे हैं। एज ए सिचुएशन बनी भारत में, और ऐसी बनी सिचुएशन इसी पर बनी फिल्में भारत के अंदर। उस बीच में अंबालाल साराभाई नाम जो मैंने बताया था पिछले टाइम में इसी लेक्चर में, अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई एवं उनकी बहन अनुसुईया या लुसियाना या लुसियाना गांधी जी से मिले, जाकर साबरमती आश्रम में जाकर मिले। क्योंकि साबरमती आश्रम में एक तो गांधी जी को पैसा दिया गया था, आर्थिक मदद दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्योंकि ब्रिटिश सरकार के साथ में फर्स्ट वर्ल्ड वार में उन्होंने सहायता की थी ब्रिटिश सरकार की, और उनको केसर की उपाधि भी दी गई 1915 ईस्वी में। दूसरा, जब पैसा कम पड़ा तो गांधी जी की आर्थिक मदद करी थी अंबालाल साराभाई और उनकी बहन ने, क्योंकि उनके आपस में पारिवारिक संबंध थे। अब गांधी जी ने अंबालाल साराभाई ने सीधा संपर्क किया गांधी जी से कि आप आइए और इस समस्या का आप निदान कीजिए। तो यहाँ से चला आपका ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और ये भारत में गांधी जी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन था। यानी इस आंदोलन में भारत में, इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल, भूख हड़ताल यानी आमरण अनशन, आमरण अनशन। कि आमरण अनशन बोलता है कि व्यक्ति तब तक कुछ नहीं खाएगा जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। व्यक्ति के मरने तक वो अपनी बात को या तो मनवाएगा या फिर वो जो है अपने आप को डेड कर लेगा, मार लेगा। वो कुछ भी नहीं खाएगा, ना जल पिएगा, ना वो कोई भी अन्न खाएगा। पहली बार गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल करी। गांधी जी की तबीयत जब बिगड़ने लगी, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है पूरा इसका, तब एक प्राधिकरण बनाया गया और गांधी जी की मांगों को माना गया। यहां से गांधी जी बने अंतर्राष्ट्रीय नेता। चूंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बिस्टर की थी अर्धनंग फकीर, कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अर्धनंग फकीर है, आधे कपड़े पहनता है, हार्ड मास का पुतला है, जिसने हमारी सरकार को हिलाकर हमें गाली दी थी। गांधी जी को कहा था, महात्मा गांधी जी को, अर्धनंग फकीर, भारत के राष्ट्रपिता को। अब इस प्रकरण के बाद 1918 ईस्वी में ही 1918 ईस्वी में ही एक होता है खेड़ा किसान आंदोलन, और ये था भारत में पहला किसान आंदोलन। भारत में पहला किसान आंदोलन या राष्ट्रीय किसान आंदोलन, यह है भारत में प्रथम राष्ट्रीय किसान
आंदोलन था। याद रखना इस बात को, नील आंदोलन या चंपारण आंदोलन किसान आंदोलन नहीं था, वो केवल क्षेत्र विशेष के लिए था। खेड़ा आंदोलन बन गया था पूरे भारत में, शुरू खेड़ा से हुआ और पूरे भारत में इसका माहौल बन गया। पहला राष्ट्रीय किसान आंदोलन आपका खेड़ा किसान आंदोलन 1918। गांधी जी इसमें भी इंटरफेयर करते हैं इसके अंदर, और इसमें बनता है एक न्याय प्राधिकरण बनता है, वो जांच करता है। गांधी जी एक प्रस्ताव देते हैं कि जिनकी फसलें हुई हैं वो टैक्स देंगे और जिनकी फसलें नहीं हुई हैं वो टैक्स नहीं देंगे। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने खेड़ा के साथ, जब खेड़ा में ये अकाल पड़ा, फसलें नहीं हो पाई, सरकार ने अपना वार्षिक लगान तो मांगा, वार्षिक लगान के साथ साथ उन पर 23% की वृद्धि और कर दी, किसानों पर 23% की वृद्धि और कर दी गई। तब गांधी जी इसका सफल नेतृत्व करते हैं और गांधी जी सरकार को मजबूर कर देते हैं। बात तय होती है, इन शॉर्ट में बता रहा हूं, अभी कल सब पूछना डिस्क्रिप्शन में। बात तय होती है कि जिन किसानों की खेती हुई है वो लगान देंगे और 23% लगान जो एक्स्ट्रा है उसको नहीं देंगे वो, और जिनकी खेती नहीं हुई है वो लगान बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो उस आधार पर जब रिपोर्ट निकाली जाती है, मात्र 10% के आसपास लोगों की खेती हुई, उन्होंने लगान ने टैक्स दिया और 90% लोगों ने टैक्स नहीं दिया। ये घटना आपकी 1918 की। बच्चे समझ में तो आ रहा आपके ये? सर बहुत सही समझ में आ रहा। ठीक है, सुनो, दो तीन बातें हो जाएगी, फिर मैं आपको कल 1905 से आपको लिखवाऊंगा अभी इसके आगे तो पूरे का पूरा प्रकरण। वो बातें का जो आपसे नहीं आनी चाहिए, हर बात आपको आनी चाहिए इतिहास की। अब लगता है हमारा 1919 में एक तो बनता है आपका रोलट एक्ट। रोलट एक्ट अभी क्या है, सर सिडनी रोलट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और इसको वर्क कार्य दिया गया, कार्य कि आप एक योजना तैयार करो, योजना तैयार करो। मैं आपको अभी अपनी भाषा में लगा रहा हूँ, जो भाषा कंफर्टेबल बोलती हूँ उस भाषा में समझा रहा हूँ। तो लिखाऊंगा आपको मैं इसको मतलब प्रॉपर वे में, जिससे आपका ड्राफ्ट तैयार हो जाए। योजना तैयार करो और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे रोका जाए। तो इसमें ये सिफारिश करते हैं कि आप एक कानून बनाइए, उस कानून में प्रावधान रखिए कि आप बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कि ना तो वकील को इंटरफेयर कर सकता हो, ना अपील हो, ना कोई दलील हो। यानी आपको ये एक पावर आपके हाथ में होनी चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हो और उसे ज्ञात या अज्ञात स्थान पर रख सकते हो। और ये जो लॉ बना था, बड़ा ध्यान से सुनो जरा, ये लॉ बनाया गया था 3 वर्ष के लिए, ओनली 3 ईयर्स, 3 वर्ष के लिए। रोलट एक्ट पर या इस पर कानून बनाया गया। यानी रोलट एक्ट जो बना वो 3 वर्षों के लिए बना कि 3 वर्ष के बाद ये कानून ऑटोमेटिक निष्क्रिय हो जाएगा, ये कानून। इसके बाद में जब ये बनता है तो 1919 का ही वर्ष है। यहां पर एक त्रासदी घटती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, और यह 13 अप्रैल
1919। और इसमें दो मुख्य नेता हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ब्रिटिश सरकार इन दोनों पंजाब के प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है और उनको अज्ञात स्थान पर रखती है। तो इनको छुड़ाने के लिए अप्रैल माह से ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे पंजाब के अंदर। आज का पंजाब नहीं, उस समय का पंजाब, आधा पाकिस्तान में आज है, आधा भारत में है। पूरे पंजाब में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। तो पूरे पंजाब में प्रोटेस्ट शुरू हुए। 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, आते आते 13 तारीख को जलियांवाला बाग में बहुत बड़ा त्रासदी घटी। जनरल आर डायर ने गोली के आदेश दिए और इसमें 2 रेजिमेंट लगाई गई थी जलियांवाला बाग में। एक थी हमारी भारत की गोरखा रेजिमेंट, और दूसरी लगाई गई थी हमारी बलूच रेजिमेंट। और इसके लगाने से जनरल डायर ने इस आदेश दिया और इन दोनों रेजिमेंटों ने 15 मिनट तक, कुछ बुक्स लिखती है कि 15 मिनट तक भारतीय रेजिमेंट ने ही भारतीयों पर गोली बरसाई। और बुक में इतिहासकार लिखते हैं कि अगर किसी सिपाही की वो जो होता है राइफल की या उसके पूरे कहते हैं ना वो जो इसमें गोली फिट करते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, मैगजीन। अगर किसी सिपाही की मैगजीन खाली हो जाती तो जनरल डायर खुद जाकर मैगजीन उन्हें फटाफट देता कि आप गोली जारी रखिए, आप गोली जारी रखिए, आप गोली जारी रखिए। ब्रिटिश रिपोर्ट के आधार पर 375 लोग मारे गए, लेकिन जब भारतीय रिपोर्ट आई तो उसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ऐसी रिपोर्ट भारत में आई। 2 कमीशन बने, ब्रिटिश सरकार की ओर से हंटर कमीशन बना और एक मदन मोहन मालवीय जी की ओर से के नेतृत्व में कमीशन बना कांग्रेस की तरफ से। दोनों ने अपनी अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की। ये बनी बड़ी त्रासदी, इसको लिखाऊंगा आपको। अब इसमें जो लास्ट आता है आपका, लास्ट में आता है आपका 1919 में 1919 में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये था क्या, तुर्की ने प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का साथ दिया। और तुर्की का नाम था उस समय उस्मानिया सल्तनत। उस्मानिया सल्तनत। और ये सल्तनत आपकी एशिया के अलावा यूरोप में भी, आपकी इटली से भी कई नक्शे में कहीं आगे तक थी, इटली वगैरह से भी आगे थी। बहुत बड़ी सल्तनत रही। ये 1280 ईस्वी में सल्तनत बनी और 1923 ईस्वी में ये सल्तनत जो है समाप्त हुई। अब लगा लो आप 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यानी 600 साल तो चली, लगभग 600 वर्ष लगभग। चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की मित्र राष्ट्रों के साथ नहीं था, ध्रुव राष्ट्रों के साथ था, तो बोसान की संधि के तहत तुर्की पर 1923 ईस्वी में 100 साल का प्रतिबंध लगा दिया कि 100 साल तक आप अपने किसी भी संसाधन का प्रयोग नहीं करेंगे। और तुर्की उस संधि को आज भी फॉलो कर रहा है। केवल 2 साल बचे हैं, 1923 में ये मुआहदा इनका पूरा हो जाएगा। तुर्की एक धार्मिक मुस्लिम देश था। तुर्की को धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया। तुर्की में मदरसों को बंद कर दिया गया। तुर्की में मस्जिदों को ईसाई घर बना दिए गए 1923 में। और लड़कियों के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लड़कों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सारे काम करे मित्र राष्ट्रों ने मिलकर। और
तुर्की के संसाधनों का प्रयोग किया मिलकर। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी लोग थे। भारत में उस समय तुर्की में होता था खलीफा होता था समस्त संसार का समस्त संसार के मुसलमानों का हेड या प्रमुख। इसके पास होते थे धार्मिक अधिकार, इसके पास होते थे राजनीतिक अधिकार, और इसके पास होते थे आर्थिक अधिकार। ये क्या है? अगर संसार में किसी भी देश में अगर मुसलमानों का दमन किया जा रहा है इनलीगल तौर पर, तो धार्मिक मामले में इंटरफेयर करेगा खलीफा। खलीफा अपने आर्मी देगा, पैसा देगा और उस पर अपना दबाव बनाएगा। या राजनीतिक तौर पर मुसलमानों को दमन किया जा रहा है संसार में कहीं पर, तो खलीफा मुसलमानों को प्रोटेस्ट के लिए आगे आएगा, क्योंकि मुसलमानों का सबसे बड़ा पद था खलीफा का, जो समाप्त किया गया था मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा 1923 ईस्वी में। और इसके ही पक्ष में भारत में चला खिलाफत आंदोलन। दो भाई निकले भारत के अंदर, जिला रामपुर उत्तर प्रदेश से, रामपुर उत्तर प्रदेश, जो अपना वाला रामपुर है, ये यहाँ से एक आए सामने मोहम्मद अली जौहर, दूसरा निकले शौकत अली जौहर। और जो रामपुर का जौहर विश्वविद्यालय है वह मोहम्मद अली जौहर के ही नाम पर है, क्योंकि वो रामपुर के निवासी थे। इन लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास किया और गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया, और गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया इन दो भाइयों के प्रयास से। तो यहाँ से आपको ये भी लगा देखो कि हिंदू और मुसलमानों में कितनी बड़ी एकता थी, कि चंद मुसलमानों के लिए, भारत में चंद मुसलमान हैं, 18% या 20% मुसलमान हैं, उनके लिए एक बहुल आबादी हिंदू धर्म के लोग सामने आए और सामने आकर उनके साथ उनके लिए प्रोटेस्ट किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी मिसाल है हिंदू और मुस्लिम एकता की, मानने वाले के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। तो आज मैंने आपको 1905 से लेकर 1919 जो घटनाएं हुई हैं, प्रमुख घटनाएं, उनके बारे में मैंने आपको प्री नॉलेज दे दी है। कल मैं आपको 1905 से लेकर 1919 तक का सारा लिख पाऊंगा, ठीक है। और मेरी ये लेक्चर आप दोबारा सुन लेना टाइम आपको हो, क्योंकि इस लेक्चर में बहुत सारी बातें मेजर हैं और इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगी ही, बिल्कुल आएंगी। और मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप मेरे लेक्चर को सीरियसली लेंगे और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो लेक्चर मैं समाप्त कर रहा हूं। कल इसको मैं आपको पूरे प्रॉपर में ड्राफ्टिंग के आधार पर लिख पाऊंगा, ताकि आपके मानस में बैठ जाएगा। सर ओके बाय। सर पॉलिटी की क्लास कब होगी? वो तो बेटे आप उसमें देख लो, आपको बाद वो होगा। सर चलेगा भी आज सुबह वो उसमें देख लो, शेड्यूल में देख लो कब होगा आपका। शायद उसका कि कल से शुरू हुआ क्लास आपकी, क्योंकि आपकी क्लासेज जो 3 दिन जैसे बांटा था ना, 3 दिन के हिसाब से क्लास चल रही है आप लोगों की। अब मेरी क्लास कल परसों नहीं है, परसों तो हो सकता है मेरी जगह टीचर जो है उसको लगा दी गई दूसरे। तो अब 3 क्लासेज मेरी हो गई हैं, और नेक्स्ट क्लास पर मैं आपको इसको जो है मुझे कराना है। जब तक आप मेरी वीडियो को दोबारा सुन सकते हो और अपनी पढ़ाई को जारी रखो। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, फोन नहीं उठ पाए तो मैं खुद फोन कर लूँगा, आपको टाइम देना। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू नमस्कार। सर। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। वेलकम।